अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जानिब से शुरू होने वाली जंग को आज 18 दिन हो गए हैं और जंग अब भी जारी है। दोनों तरफ से आज भी बड़े हमले रिपोर्ट हुए हैं, मगर आज की सबसे बड़ी खबर इसराइल से सामने आई है, जिसके वजीर दिफा इसराइल काट्स ने ईरान में कार्रवाई के दौरान ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी और ईरान की बसीज फोर्सेस के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को मारने का दावा कर दिया है। जबकि अब से कुछ देर पहले इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने भी एक बयान में अली लारिजानी और गुलाम रजा सुलेमानी को मारने का दावा कर दिया है। ताहम ईरान की जानिब से ताहाल इन दावों पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है, यानी ईरान की जानिब से ना तो इन दावों की तस्दीक की गई है और ना ही तरदीद की गई है। अहम बात यह है कि हालिया जंग के आगाज से ही ईरान की हिकमत अमली में अली लारिजानी का किरदार इंतहाई अहम रहा है और जंग से पहले अली लारिजानी ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई के सबसे करीबी मुशीर समझे जाते थे। और फिर खामनाई की शहादत के बाद इस जंग में ईरान की हिकमत अमली में उनका किरदार नुमायां तौर पर नजर आया, वो फ्रॉम द फ्रंट लीड करते नजर आए। साथ ही आज ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का एक अहम बयान भी रिपोर्ट हुआ है और उन्होंने ईरान की खारजा पॉलिसी के इजलास की पहली बार सदारत की है, जिसकी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। मगर सुप्रीम लीडर मुंतखब होने के बाद से अब तक मुश्तबा खामनाई का सिर्फ एक तहरीरी बयान ही मंजर आम पर आया था और वो खुद मंजर आम से बिल्कुल गायब थे और उनके बारे में खबरें सामने आ रही हैं कि वो अमेरिका और इसराइल के इब्तिदाई हमलों के दौरान ही जख्मी हो गए थे। ऐसे में अगर अली लारिजानी के कत्ल की तस्दीक हो जाती है तो 28 फरवरी को इस जंग के आगाज़ में ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद ये ईरानी क़यादत को पहुंचने वाला सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अली लारिजानी बतौर आला सिक्योरिटी ओहदेदार ईरान में इस वक्त सबसे अहम शख्सियत के तौर पर काम कर रहे थे और अगर उनकी मौत की दावों की तस्दीक हो जाती है तो ईरान की आला क़यादत से रब्ता करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। क़यादत के दरमियान आपसी रब्ता मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अली लारिजानी ने अपने आप को ईरान की क़यादत में एक बाअसर अंदरूनी शख्सियत के साथ साथ एक अहम स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर मनवाया था और उन्हें जंग और सिफारतकारी दोनों में ही माहिर समझा जाता था। इसलिए जंग के खात्मे के हवाले से सिफारतकारी की कोशिशों को भी धचका पहुँच सकता है, जो पहले से ही किसी नतीजे पर पहुँचती नज़र नहीं आ रही। वाज़ेह रहे कि ईरान के सियासी निज़ाम में कई दहाइयों से एक संजीदा और हकीकत पसंद शख्सियत के तौर पर पहचाने जाने वाले अली लारिजानी इससे पहले भी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी रह चुके हैं और इस बार अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग के दौरान ईरान की हिकमत अमली बनाने में भी उनका अहम किरदार रहा है। अली लारिजानी कौन हैं और वो ईरान में इतने बड़े ओहदे तक कैसे पहुँचे, और अगर वाकई इसराइल का दावा दुरुस्त है कि उन्हें मार दिया गया है तो ईरान का क्यों बहुत बड़ा नुकसान होगा, इस हवाले से अल जज़ीरा की रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। अली लारिजानी 1958 में इराक के शहर नजफ में पैदा हुए और वो एक बाअसर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अली लारिजानी के वालिद मिर्ज़ा हाशिम आमली ईरान के एक सीनियर मजहबी आलिम थे और उनका ख़ानदान दहाइयों से ईरान की हुक्मरान अशराफिया का हिस्सा रहा और 20 साल की उम्र में अली लारिजानी ने ईरान में इस्लामी इनकलाब के बानी आयतुल्लाह खुमैनी के एक करीबी साथी की बेटी से शादी कर ली थी। मगर ईरान में अपने कई अहम हम असर लोगों के बरक्स अली लारिजानी का तालीमी पस मंज़र काफ़ी सेक्युलर था। उन्होंने रियाजी और कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल कर रखी थी और अली लारिजानी ने बाद में मगरबी फ़लसफ़े में PhD भी की, जिसमें जर्मन फ़िलासफ़र कांट पर उनकी तहक़ीक़ ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। अली लारिजानी 1979 में ईरान में इनकलाब के बाद ईरान की पासदाराना इनकलाब में शामिल हुए, मगर फिर कुछ साल बाद वो ईरानी हुकूमत का हिस्सा बन गए और वज़ीर सकाफ़त के तौर पर काम किया और कुछ अरसे तक वो ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के सरबराह भी रहे। इसके अलावा 2005 में अली लारिजानी पहली बार ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी बन गए और इस दौरान वो जौहरी मुज़ाकरात में ईरान के चीफ निगोशिएटर भी थे। मगर फिर 2007 में, यानी अब से तकरीबन 19 साल पहले, अली लारिजानी ने इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। मगर 2008 में वो ईरानी पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हो गए और मुसलसल 3 बार ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर रहे और 2015 में होने वाले अहम जौहरी मुआहदे की मंजूरी में भी अली लारिजानी का अहम किरदार था, यानी कि अमेरिका के साथ डीलिंग में उनका अहम किरदार था। गुज़िश्ता साल इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के बाद अली लारिजानी एक बार फिर ईरान की क़यादत में अहम शख्सियत के तौर पर उभर कर सामने आए और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अगस्त 2025 में अली लारिजानी को दोबारा
ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी बना दिया। और फिर जब इस साल फरवरी में ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर जौहरी मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ तो उसमें भी अली लारिजानी ने अहम किरदार अदा किया। और मुज़ाकरात का पहला दौर होने से पहले ईरान में उनकी सालिस मुल्क ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर बिन हमद से अहम मुलाकात भी हुई, जिसके फ़ौरन बाद मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया था। मगर इन मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, जिसके बाद से खित्ते में सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई। और इस जंग में अली लारिजानी ईरान के अहम स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर काम करते रहे। अहम बात यह है कि इसराइल और अमेरिका के हाथों निशाना बनाए जाने के इम्कान के बावजूद अली लारिजानी जंग के दौरान गुज़िश्ता हफ्ते ही ईरान की सड़कों पर ईरानी अवाम के साथ खड़े नजर आए थे। और वो फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए होने वाले यौमुल क़ुद्स के मुज़ाहिरों में भी शरीक हुए। और इस दौरान मरकज़ी जुलूस के करीब बमबारी भी हुई। मगर इसके बावजूद अली लारिजानी और ईरान की दीगर आला क़यादत न सिर्फ इस मुज़ाहरे में मौजूद रही, बल्कि अली लारिजानी ने इस दौरान मीडिया से बात भी की और अमरीकी सदर ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि ट्रंप के साथ मसला यह है कि वो समझ ही नहीं पाए कि ईरानी अवाम बाशऊर, मजबूत और पुरअज़म हैं। जितना ज़्यादा अमरीकी दबाव होगा, ईरानी अवाम का अज़म उतना ही मजबूत होगा। ترامپ مشکلش اینه که عقلش نمیرسه که ملت ایران ملت رشیده، ملت قویه، ملت با اراده. هرچی اون فشار بیاره اراده ملت قوی‌تر میشه. साथ ही अली लारिजानी ने मुज़ाहिरों के दौरान इसराइली हमलों से मुताल्लिक़ कहा था कि ये हमले इसराइल की कमज़ोरी और उलझन को जाहिर करते हैं। इसके अलावा आज जब इसराइली वज़ीर दिफ़ा की जानिब से अली लारिजानी को मारने का दावा किया गया तो इसी दौरान अली लारिजानी के टेलीग्राम अकाउंट पर उनके हाथ से लिखा गया एक नोट जारी किया गया, जो बाद में अली लारिजानी के एक्स अकाउंट पर भी पोस्ट कर दिया गया। हाथ से लिखे गए अपने इस नोट में अली लारिजानी ने अमरीकी हमलों में मारे गए ईरान की बहरिया के एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। अली लारिजानी के इस नोट में लिखा है कि ईरान की बहरिया के बहादुर अराकीन की तदफीन के मौके पर उनकी याद हमेशा ईरानी अवाम के दिलों में रहेगी और ये शहादतें आने वाले सालों में इस्लामी जमहूरिया की फ़ौज की बुनियादों को मजबूत करेंगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इन शहदा को आला दर्जात से नवाजा जाए। इससे पहले अपनी एक एक्स पोस्ट में अली लारिजानी ने अपना एक पैगाम शाया किया था, जिसमें मुस्लिम ममालिक को ईरान के मौक़िफ़ से आगाह करते हुए कहा गया था कि ईरान अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। इस दौरान अली लारिजानी ने मुसलमानों पर मजहबी फरीज़े की बुनियाद पर जोर दिया कि वो एक साथ खड़े हो जाएं। इस सारी सूरत हाल में अली लारिजानी के अलावा आज इसराइली वज़ीर दिफ़ा इसराइल कार्ड्स ने ईरान की बसीज फोर्सेस के कमांडर गुलाम रज़ा सुलेमानी को भी एक फ़िज़ाई हमले के दौरान मारने का दावा कर दिया है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक गुलाम रज़ा सुलेमानी को एक खैमा कैंप में निशाना बनाया गया, जो बसीज फोर्सेस ने हाल ही में कायम किया था, क्योंकि इसराइली फ़ौज ने हालिया दिनों में बसीज फोर्सेस के कई हेडक्वार्टर्स पर हमले किए हैं। इसराइली फ़ौज का मज़ीद कहना है कि इस हमले में बसीज फोर्सेस के नायब कमांडर समेत दीगर आला एहलकार भी मारे गए हैं। ताहम इस दावे पर भी फ़िलहाल ईरान का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। अहम बात यह है कि गुलाम रज़ा सुलेमानी 2019 से बसीज फोर्सेस के सरबराह हैं, जो ईरान की पासदारान इनक़लाब के मातहत तकरीबन 4.5 लाख एहलकारों पर मुश्तमिल एक नीम फौजी मलेशिया है। और ईरान की इस फोर्स को इंतहाई नज़रियाती समझा जाता है और ये अक्सर वर्किंग क्लास नौजवानों पर मुश्तमिल होती है। और ये फोर्स दाखिली सिक्योरिटी के मामलात की निगरानी करती है और बसीज फोर्सेस के एहलकारों को अक्सर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की फ्रंट लाइन पर तैनात किया जाता है। और हालिया बरसों में इन फोर्सेस ने हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावतों को दबाने में अहम किरदार अदा किया है। इस सारी सूरत हाल में तेहरान, इस्फहान और तबरेज़ समेत कई शहरों में इसराइल और अमेरिका ने आज भी पूरी शिद्दत के साथ बमबारी की है। ईरान भर में होने वाले इन हमलों में अब तक 1444 से ज़ायद अफराद मारे गए हैं, जबकि 18,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। जबकि ईरान भर में इन हमलों से इंतहाई बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और ईरानी हुकाम के मुताबिक सिर्फ तेहरान में हालिया जंग के दौरान 12,000 से ज़ायद इमारतें तबाह हो गई हैं या फिर उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इन हमलों के दौरान 7 मार्च को ईरान के मगरबी सूबे हमदान में पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया था। अब इस हमले की एक वीडियो सामने आई है, जो हमले का निशाना बनने वाले पुलिस हेडक्वार्टर के सामने से गुजरने वाली एक गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर कुछ गाड़ियां मामूल के मुताबिक चल रही होती हैं कि अचानक से सड़क के करीब ही एक मिसाइल गिरता है, जिसके बाद एक बड़ा धमाका हो जाता है और धमाके के बाद मलबा सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों पर गिर जाता है और गाड़ियां रुक जाती हैं। सारी सूरत हाल में ईरान की जानिब से खित्ते भर में अमरीकी अहदाफ के साथ इसराइल पर हमलों का सिलसिला भी जारी है और ईरान ने खित्ते में तेल और गैस की तनसीबात पर हमलों में मजीद इजाफा कर दिया है। आज भी सऊदी अरब, कतर, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात में ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए हमले हुए हैं।
इस सारी सूरत हाल में पूरे खित्ते में परेशानी की सूरत हाल बरकरार है और आज भी मुत्तहदा अरब अमारात को ईरान की जानिब से मिसाइल हमलों के खदशे की वजह से अपनी फ़िज़ाई हदूद को कई घंटों के लिए बंद करना पड़ा, जो अब दोबारा खोल दी गई है। लेकिन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे एयरपोर्ट्स पर परवाज़ें मनसूख या ताख़ीर का शिकार होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत दिफ़ा ने आज कहा है कि उन्होंने दर्जनों ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है। अहम बात यह है कि आज ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात की तेल की बरामद के लिए अहम फुजेरा पोर्ट को ड्रोन से निशाना बनाया है और ये पोर्ट इंतहाई अहम है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का रास्ता बंद है और मुत्तहदा अरब अमारात के बाद पास अपनी तेल की बरामद के लिए यही पोर्ट मौजूद है और इस पर भी बार बार हमले हो रहे हैं। और हुक्काम के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद फुजेरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लग गई है, जिसकी वजह से इस जोन को एक बार फिर आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इसी तरह कल अबू धाबी से तकरीबन 180 किलोमीटर के फासले पर वाक़े शाह गैस फील्ड पर ईरान के ड्रोन हमले के बाद आग लग गई थी, जिस पर अब काबू पा लिया गया है और हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम आग लगने के बाद नुकसानात का तयन करने के लिए गैस फील्ड को फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अमाराती हुक्काम के मुताबिक अबू धाबी के इलाके बनियास के करीब इंटरसेप्ट किए गए एक मिसाइल का मलबा गिरने से एक पाकिस्तानी शहरी मारा गया, जबकि बरतानिया के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक फुजेरा से तकरीबन 23 नॉटिकल माइल मशरिक में लंगर अंदाज एक ऑयल टैंकर पर इंटरसेप्ट होने वाले ईरानी मिसाइल का मलबा गिरा है, जिससे जहाज़ को मामूली नुकसान पहुँचा है। ताहम हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह आज कतरी हुकाम ने भी दर्जनों ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। कतरी हुकाम के मुताबिक आज दोहा के मुज़ाफ़ात में वाक़े सनती इलाके में एक मिसाइल का मलबा गिरने से आग लग गई थी। ताहम अब इस आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि कुवैती हुकाम का कहना है कि कुवैत में एक एम्बुलेंस सेंटर पर मिसाइल का मलबा गिरने से तिब्बी अमले के 2 अरकान ज़ख्मी हो गए हैं। इसके अलावा आज भी सऊदी अरब ने दर्जनों ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स कामयाबी से इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। दूसरी जानिब ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप्स ने इराक में अमरीकी अहदाफ को भी निशाना बनाया है, जबकि अमरीकी फोर्सेज ने भी इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं और अब तक 4 अफराद के मारे जाने की इत्तला सामने आई हैं। कल और आज इराक में अमरीका और उसके इत्तेहादियों के अहदाफ पर होने वाले इन हमलों के मनाजिर भी सामने आ रहे हैं। इसी तरह की एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ड्रोन के जरिए बगदाद के अल रशीद होटल की बलाई मंजिलों को निशाना बनाया जाता है। ड्रोन लगने के बाद इमारत की बलाई मंजिलों में आग भड़क उठती है। वाज़ेह रहे कि इस होटल में यूरोपीय यूनियन और सऊदी अरब के सिफारती मिशंस भी कायम हैं। ताहम हुकाम के मुताबिक इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह कल बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने को शहर के अंदर से ही मुख्तलिफ रॉकेट्स और ड्रोन से निशाना बनाया गया। इस वाक़े के बाद सामने आने वाली वीडियोज़ में हमले के बाद अमरीकी सिफारत खाने के करीब आग भड़कने के मनाजिर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा बगदाद से सामने आने वाली कुछ दीगर वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि शहर के ग्रीन जोन में अमरीकी सिफारत खाने की तरफ दागे गए मिसाइल और ड्रोन्स को फ़िज़ा में ही इंटरसेप्ट किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में आज ईरान और हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की तरफ भी मिसाइल हमले किए हैं, जिसके बाद इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल से बचने के सायरन बजते रहे। शुमाली इसराइल के शहर निहारिया से सामने आने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि हिज़्बुल्लाह की जानिब से दागा गया एक रॉकेट लगने के बाद एक रिहायशी इमारत में बड़ी आग लगी हुई है और रेस्क्यू वर्कर आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में आज ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई से मंसूब एक अहम बयान भी सामने आया है और उन्होंने ईरान की खारजा पॉलिसी से मुतालिक एक अहम इजलास की सदारत की है और कहा है कि इसराइल और अमरीका के घुटने टेकने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस हवाले से बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक आला ईरानी ओहदेदार ने बताया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने कशीदगी कम करने की उन तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है जो सालिसी करने वाले ममालिक के ज़रिए ईरान तक पहुँचाई गई थी और नए सुप्रीम लीडर ने मुतालबा किया है कि पहले इसराइल और अमरीका को झुकने पर मजबूर किया जाए। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक मुज्तबा खामनाई ने सुप्रीम लीडर नामजद होने के बाद खारजा पॉलिसी से मुतालिक पहले इजलास की सदारत की और अमरीका और इसराइल से बदला लेने के बारे में बहुत सख्त और संजीदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। ताहम इस ओहदेदार ने यह वाज़ेह नहीं किया कि मुज्तबा खामनाई इस इजलास में खुद मौजूद थे या ऑनलाइन शरीक हुए थे। ओहदेदार ने इन तजावीज़ या सालिसी करने वाले ममालिक के बारे में मज़ीद तफसीलात भी नहीं बताई, मगर अपनी शनाख्त ज़ाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि 2 सालिस ममालिक ने कशीदगी कम करने या अमरीका के साथ जंगबंदी के लिए तजावीज़ ईरान की वजारत खारजा तक पहुँचाई थी। ताहम सुप्रीम लीडर ने जवाब दिया कि अभी अमन का वक्त नहीं है, जब तक कि अमरीका और इसराइल को घुटनों पर ना लाया जाए वो शिकस्त तस्लीम ना कर लें और जो किया है इसकी कीमत ना चुका दें। अपने इंतखाब को 1 हफ्ते से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद मुज्तबा खामनाई की कोई तस्वीर जारी नहीं की गई हैं। कुछ ईरानी ओहदेदारों ने कहा है कि जिन हमलों में सैयद अली खामनाई शहीद हुए उनमें उनके बेटे मुज्तबा खामनाई भी मामूली ज़ख्मी हुए थे, जबकि
अमरीकी ओहदेदारों ने इशारा दिया है कि वो शदीद जख्मी हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 3 ज़राए ने 14 मार्च को रॉयटर्स को बताया कि ट्रंप इंतजामिया ने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी ममालिक की इन कोशिशों को मुस्तरद कर दिया था, जिनका मकसद ईरान से जंग ख़त्म करने के लिए सिफारती मुज़ाकरात शुरू करना था। इस सारी सूरत हाल में अमरीकी सदर ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि खलीजी ममालिक पर होने वाले ईरानी हमले उनके लिए हैरान कुन है। कल मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जब सदर ट्रंप से खलीजी ममालिक पर ईरान के हमलों का सवाल हुआ तो ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा कि किसी को भी इसकी तवक्को नहीं थी, हम सब हैरान रह गए थे, किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो हमला करेंगे। इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करना चाहता था और वो एटमी हथियार के जरिए इसराइल को ख़त्म कर देना चाहता था। They hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. Are you surprised that nobody briefed you ahead of time that might be their retaliation? Nobody. No. The greatest experts. Nobody thought they were going to hit. They were, I wouldn't say friendly countries. They were like neutral. They lived with them for years. They were going to take over the Middle East. They were going to knock out Israel with their nuclear weapon. ट्रंप के मुताबिक किसी माहिर ने यह पेशगोई नहीं की थी कि ईरान खलीजी ममालिक पर इस कदर शिद्दत के साथ हमले कर देगा और ईरान का यह रद्दमल उनके लिए हैरान कुन था। मगर हकीकत ट्रंप के इस दावे के बिल्कुल बरक्स है। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी ओहदेदारों और अमरीकी इंटेलिजेंस से वाकिफ ज़राए का कहना है कि जंग से पहले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में सदर ट्रंप को पहले ही खबरदार कर दिया गया था और बार बार खबरदार किया गया था कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो ईरान अमरीका के खलीजी इत्तेहादियों के खिलाफ जवाब दे सकता है। सिर्फ यही नहीं, ईरान की जानिब से तो कई हफ्तों तक मुसलसल ये बात ऐलानिया गई जा रही थी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान अपने दिफा में खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों और अहदाफ पर हमलों को जायज़ और अपना हक समझेगा। और इस सिलसिले में अमरीका और इसराइल के हमलों से सिर्फ 9 दिन पहले 19 फरवरी को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को लिखे गए एक ख़त में ईरान ने वाज़े कर दिया था कि अगर उस पर फ़ौजी हमला किया गया तो वो खित्ते में मौजूद अमरीका के फ़ौजी अड्डों, तनसीबात और असासों को जायज़ हदफ समझेगा। इससे पहले फरवरी के आगाज़ में अमरीका और इसराइल के हाथों शहादत से चंद हफ्ते पहले ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने भी अपने खिताब में वाज़े तौर पर कह दिया था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इस दफ़ा ये जंग पूरे खित्ते तक फैल जाएगी। ما شروع کننده نیستیم، ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم، به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی به او خواهد زد. آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن این جنگ منطقه‌ای خواهد. मगर बात सिर्फ यही नहीं रुकी, बल्कि इससे भी पहले जब जनवरी में सदर ट्रंप ईरान पर हमले का सोच रहे थे तो उस वक्त ये खबर सामने आई थी कि अमेरिका के कई अरब इत्तेहादियों ने सदर ट्रंप पर जोर दिया है कि अमेरिका ईरान पर हमले ना करे। और उस वक्त खलीजी ज़राए ने बताया था कि ईरान पर हमले रोकने की खलीजी ममालिक की इन कोशिशों का मकसद खित्ते में ऐसी सूरत हाल से बचना था जो काबू से बाहर हो जाए। और ये सब कुछ जानते हुए सदर ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया और अब वो ये दावा कर रहे हैं कि हमें ईरान के इस रद्द अमल का अंदाज़ा ही नहीं था। मगर हकीकत में वही हुआ जो मुतवक्के था या शायद नेतन्याहू ने प्लान किया था, यानी हालात काबू से बाहर हो गए और इतने बाहर हो गए कि खुद ट्रंप को अपने उन नेटो इत्तेहादियों और बैनुल-अक़वामी हरीफों की मिन्नतें करनी पड़ रही हैं जिन्हें वो गुज़िश्ता साल जनवरी में सदर बनने के बाद से मुसलसल धमकियाँ दे रहे हैं कि अमेरिका के साथ अच्छा रवैया रखो वरना उसकी नताइज भुगतो। ऐसे में अब अमेरिकी सदर ट्रंप की मिसकैलकुलेशन की वजह से जंग तो शुरू हो गई है, मगर वो खुद इस जंग के अख्तिताम के हवाले से बज़ाहिर इंतहाई कन्फ्यूजन का शिकार हैं। और यही वजह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अब खित्ते के खलीजी ममालिक भी ट्रंप से अपना काम मुकम्मल करने का मुतालबा कर रहे हैं और अमेरिका पर जोर डाल रहे हैं कि वो ईरान को हमेशा के लिए या तो कमज़ोर कर दे या फिर बेअसर कर दे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इस हवाले से रॉयटर्स के मुताबिक 3 खलीजी ज़राए का कहना है कि खलीजी अरब ममालिक ने अमेरिका से ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने की दरख्वास्त नहीं की थी, लेकिन अब उनमें से बहुत से ममालिक ये ज़रूर कह रहे हैं कि अमेरिका अपना काम अधूरा छोड़कर पीछे ना हटे ताकि ईरान आइंदा फिर कभी दोबारा खलीजी ममालिक के तेल के रास्तों और उस पर इन्हिसार करने वाली मईशतों के लिए ख़तरा ना बन सके। जबकि इसी खबर में रॉयटर्स ने कई मगरबी और अरब सिफारतकारों का हवाला देते हुए लिखा है कि अमेरिका खलीजी ममालिक पर दबाव डाल रहा है कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की इस जंग में शामिल हो जाएं। ट्रंप इस जंग को मुसलसल आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि इस जंग के हवाले से अब ना सिर्फ अमेरिका के अंदर सदर ट्रंप पर तनकीद में इजाफा हो रहा है, बल्कि उनकी अपनी इंतजामिया के कई अरकान भी जंग को तूल देने के हक में नहीं हैं। और अब अमेरिका के नेशनल काउंटरटेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने भी इस जंग की हिमायत से इनकार करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया है। जो केंट ने अपने इस्तीफ़े में लिखा है कि काफ़ी सोचने के बाद मैंने
नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर के ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया है। अपने ज़मीर के मुताबिक मैं ईरान के खिलाफ जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। ईरान हमारे मुल्क के लिए कोई फौरी खतरा नहीं था और ये वाज़ेह है कि हमने ये जंग इसराइल और उसकी ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव में शुरू की। मैं उन इक़दार और खारजा पॉलिसियों की हिमायत करता हूँ जिनकी बुनियाद पर सदर ट्रंप आपने 2016, 2020 और 2024 में इंतखाबी मुहिम चलाई थी और जिन पर आपने अपनी पहली मुद्दत सदारत में अमल किया था। जून 2025 तक आप समझते थे कि मशरिक़ वस्ता की जंगें एक जाल हैं जो हमारे मुहिब्बे वतन शहरियों की कीमती जानें छीन लेती हैं और हमारे मुल्क की दौलत और खुशहाली को कम कर देती हैं। मौजूदा हुकूमत के इब्तिदाई दिनों में इसराइल के आला हुक्काम और अमरीकी मीडिया के बाअसर अफराद ने गलत मालूमात पर मबनी एक मुहिम चलाई जिसने मुकम्मल तौर पर आपके अमरीका फर्स्ट प्लेटफॉर्म को कमज़ोर कर दिया और ईरान के खिलाफ जंग की हौसला अफजाई के लिए जंगी जज्बात को भड़का दिया। बार बार ये बातें दोहराकर आपको ये यकीन दिला दिया गया कि ईरान अमरीका के लिए फौरी खतरा है और अगर आप अभी हमला कर दें तो तेज़ रफ्तार फतह का वाज़े रास्ता मौजूद है। ये एक झूठ था और ये वही तरीक़ा था जो इसराइलियों ने हमें इराक की तबाहकुन जंग में धकेलने के लिए इस्तेमाल किया था जिसने हमारे मुल्क के हज़ारों बेहतरीन मर्दों और औरतों की जानें ले ली। हम ये गलती दोबारा नहीं दोहरा सकते। एक ऐसे साबिक़ा फ़ौजी के तौर पर जिसने 11 मरतबा जंगी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और एक गोल्ड स्टार शौहर के तौर पर जिसने अपनी प्यारी बीवी को एक ऐसी जंग में खो दिया जो इसराइल ने छेड़ी थी, मैं इस बात की हिमायत नहीं कर सकता कि अगली नस्ल को ऐसी जंग में लड़ने और मरने के लिए भेजा जाए जो ना अमरीकी आवाम के लिए कोई फ़ायदा रखती हो और ना ही अमरीकी जानों के ज़िया को दुरुस्त साबित करती हो। मैं दुआ करता हूँ कि आप इस बात पर गौर करें कि हम ईरान में क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। अब जुर्रतमंदाना इक़दाम का वक्त है। आप रास्ता बदल सकते हैं और हमारे मुल्क के लिए एक नया रास्ता तय कर सकते हैं या फिर आप हमें मज़ीद ज़वाल और इंतशार की तरफ जाने दे सकते हैं। फैसले की ताकत आपके हाथ में है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी इस वक्त सरहद पर मामलात बहुत ख़राब हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्या किरदार अदा करेगा सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है जिसमें सरहदी इजला के साथ साथ अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की अस्करी तंसीबात और दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता रात भी पाकिस्तान ने फ़िज़ाई कार्रवाई में काबुल और नंगरहार में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया, लेकिन अफगान तालिबान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने काबुल में मंशियात के आदी अफराद की बहाली के 2000 बेड के एक अस्पताल को निशाना बनाया है जिसमें 400 अफराद मारे गए हैं, 250 अफराद ज़ख्मी हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के दावों को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में सिर्फ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाले मराकिज़, ठिकानों और तंसीबात को निशाना बना रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने अपने बयान में कहा है कि अफगान तालिबान रेजीम ये इल्ज़ाम लगाकर मजीद झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तान ने काबुल में एक ड्रग रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल को निशाना बनाया है। ये दावा सरासर बेबुनियाद है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी इस जंग में सिर्फ उन अस्करी और दहशतगर्दी के अहदाफ बशमूल अफगान तालिबान रजीम के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी, सहूलतकारी, पनागाह, तरबियत या हौसला अफजाई के लिए बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अता तारर के बयान के मुताबिक काबुल और नंगरहार में 16 मार्च की रात को किए गए हमले प्रिसाइज, दानिस्ता और पेशावराना थे। किसी अस्पताल, मंशियात के आदी अफराद की बहाली के मरकज़ और किसी शहरी सहूलत की इमारत को निशाना नहीं बनाया गया। हमारे अहदाफ में फ़ौजी और दहशतगर्दी का इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसमें गोला बारूद और तकनीकी आलात को ज़ख़ीरा करने के मकामात और पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी की सरगर्मियों से मुंसलिक दीगर तंसीबात शामिल थीं। तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक तमाम 6 हमलों की मालूमात को फौरी तौर पर वज़ारत इत्तलात की तरफ से वीडियो फुटेज के साथ मीडिया को फराहम कर दिया गया जिससे अहदाफ की नौयत सबके लिए वाज़े हो गई है। फराहम करदा वीडियोज़ और तस्वीर से शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। काबुल में आग के शोले और बाद के धमाके मज़ीद इस बात की तस्दीक करते हैं कि गोला बारूद को ज़ख़ीरा करने के मकाम को दुरुस्ती के साथ निशाना बनाया गया। अता तारर के बयान के आखिर में लिखा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम अपने शहरियों के दिफा, दहशतगर्दी की सलाहियत को कम करने और सरहद पार से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने वालों को महफूज पनागाहों से महरूम करने के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करते रहेंगे। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात तारर साहब। तारर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तारर साहब, ज़ाहिर है अफगानिस्तान की तरफ से इल्ज़ाम लगा कि जो एक रिहेबिलिटेशन था सेंटर, उस पर हमला किया गया, 400 अफराद मारे गए हैं। पाकिस्तान डिनाइल दे रहा है जो कि आपका तफसीली तरदीद है और आपने इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है वो भी हमने बताया। मगर ये तो वाज़ेह हो रहा है कि जंग अब
दो ममालिक के दरमियान ही हो रही है। पाकिस्तान वहाँ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी तालिबान को निशाना नहीं बना रहा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि अफगान तालिबान को भी निशाना बना रहा है। देखिए, ऑपरेशन ग़ज़्व-उल हक़ जो है उसमें बड़ी क्लैरिटी है कि तमाम वो इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम तनसीबात, तमाम वो एरियाज़ जो दहशतगर्दी या दहशतगर्दों की सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल होंगे, पाकिस्तान उन पर स्ट्राइक्स करेगा। अफगान तालिबान रेजीम और दहशतगर्दों का जो गठजोड़ है, शाहज़ेब साहब, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने APS के बच्चों की लाशें उठाई, ताने बाने अफगानिस्तान से मिले, दहशतगर्दों को वहां से सहूलतकारी मिली। हमने अभी अपनी इमाम बारगाह से लाशें उठाई, ताने बाने अफगान सरजमीन से मिले। हमने कचहरी के बाहर से लाशें उठाई, ताने बाने अफगानिस्तान से मिले। तो ये हमारी एफर्ट में अगर कोई कमी हो कि जहां पे हमारे वजीर खारजा, हमारे वजीर दिफा, हमारे इंटेलिजेंस चीफ वो काबुल गए, बातचीत की, तुर्किया में, कतर में बातचीत की। देखिए, अफगान तालिबान रेजीम जो मुकम्मल तौर पे पूरी प्रमोट कर रही है दहशतगर्दों को, दहशतगर्दी के वाकयात को, खुदकश बमबारों को पाकिस्तान के अंदर, ये और नहीं चल सकता। अफगान तालिबान रेजीम को चुनना होगा कि वो पाकिस्तान के साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ हैं। हमारा अफगान अवाम से कोई मसला नहीं है, अफगान शहरियों से कोई मसला नहीं है। हमारा मसला उस सोच और उस रजीम के साथ है जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को परवान चढ़ाते हैं और जो पाकिस्तान के मासूम शहरियों का खून बहाते हैं और खून नहीं बहने देंगे। मगर अब मसला ये है कि पाकिस्तान का तो ये मौक़िफ़ है और इस मौक़िफ़ के साथ पाकिस्तान ने मुज़ाकरात किए, बीच में सालिस भी पड़े, मगर जो सालिस हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गए। अब फिर खबर आई कि चीन भी बीच में पड़ा, मगर चीन को भी TTP के हवाले से तालिबान ने वो जवाब नहीं दिया जो कि पाकिस्तान की डिमांड है, और फिर पाकिस्तान ने भी बात नहीं मानी। तो सालिस भी कुछ नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान की तरफ से बमबारी हो रही है, दोनों के दरमियान सरहद पर झड़पें भी हो रही हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो एंड गेम है क्या इसकी? देखिए, एक तो दोस्त ममालिक इस बात को समझते हैं, उनको तशवीश जरूर है, वो तशवीश का इजहार भी करते हैं, मगर वो समझते हैं कि देखिए, पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम जो दहशतगर्दी से जुड़ा है उसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तान ने बहुत सब्र किया, तहम्मुल का मुजाहरा किया, मगर नाउ देयर इज़ अ चॉइस, और वो चॉइस क्लियर है कि अफगान तालिबान को चुनना है। और देखिए, जो अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे जा रहे हैं, जो उनका अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर है अफगान तालिबान रेजीम का, हमारे पास बड़ी मुसद्दिका इतलात होती हैं कि ये या दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल है या वहां से दहशतगर्दों को कोई ना कोई सहूलतकारी मिल रही है जिससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात करवाए जा रहे हैं। और ये जो झूठ खड़ा है 400 अमवात का, गजब खुदा का, इनको थोड़ी सी कोई इस पे सोचना चाहिए कि ये किस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये मफरूजों पे अपना तमाम प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, कोई इनकी एक बात भी आज तक साबित नहीं हो सकी। मगर तार साहब, क्या वाकई एक प्रिसिशन स्ट्राइक थी या नहीं थी? क्योंकि बैनुल अक़वामी मीडिया में ऐसे वक्त में कि जब अमेरिका और इसराइल की ईरान जंग इस वक्त हेडलाइंस में है, इस खबर की हेडलाइंस लगी हैं और ज़ाहिर अफगानिस्तान के मौक़िफ़ के साथ ही लगी है कि उन्होंने ये दावा किया हुआ है कि ये एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर था जिसमें 400 लोग मारे गए। फिर वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी जो काबुल में मुख्तलिफ एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर ये ब्रीफिंग दे रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से उनकी एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी कर रहा है और अग्रेशन दिखा रहा है। देखिए, जहां उनका मौक़िफ़ जा रहा है वहां हमारी इसकी डिनाइल भी जा रही है कि पाकिस्तान ने इसको सख्ती से मुस्तरद किया है और इसको झूठ करार दिया है। देखिए, जब भी कोई स्ट्राइक होती है अफगानिस्तान में और वो दहशतगर्दों के ठिकानों पर या अफगान तालिबान रेजीम के स्ट्रक्चर्स पे होती है, चंद ही घंटों बाद वजारत इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान उसकी एरियल फुटेज जारी करता है और बताता है कि ये कितनी प्रिसाइज स्ट्राइक्स थी और कैसे अहदाफ को अचीव किया गया। अब ये 400 अमवात का जो दावा कर रहे हैं, ये एक वीडियो नहीं ला सके, उसको सब्सटेंशिएट ही नहीं कर सके। 2 पोस्ट ये डिलीट कर चुके हैं। रात को इस्लामी इमारात अफगानिस्तान की तरफ से एक वीडियो क्लिप चढ़ा, वो डिलीट किया। फिर इन्होंने कहा जी 2000 बेड का जो उम्मीद अस्पताल है उधर अटैक हुआ है, वो यहां से बहुत दूर है, हमने नक्शा जारी कर दिया। वो भी इनको मुंह की खानी पड़ी, इनका वो झूठ पूरी दुनिया के सामने आ गया। ये मफरूजों पे चल रहे हैं। पहले इन्होंने कहा जी हमने एक जहाज गिराया, शलवार कमीज में पायलट की तस्वीर लगा दी, वो भी झूठ पकड़ा गया। तो देखिए, इनके पास प्रोपेगेंडा के अलावा है कुछ नहीं। पाकिस्तान बड़ी क्लैरिटी के साथ, हमारी सिविल और अस्करी क़यादत बड़ी क्लियर है
कि दहशतगर्दी का खात्मा करना है, दहशतगर्दों के ठिकानों को खत्म करना है, और जब तक अफगान तालिबान रेजीम और दहशतगर्दों का जो गठजोड़ है ये वहां जारी रहेगा, दहशतगर्दी नहीं खत्म हो सकती। तो दे हैव अ क्लियर चॉइस इनकी है, ये चुन लें कि पाकिस्तान के साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ हैं। और देखिए जो प्रिसिजन स्ट्राइक्स हैं, जैसे मैंने कहा कि हम उसका डेटा रोज शाया कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन हर कुछ घंटे बाद वो डेटा देती है सबूतों के साथ कि ये हमने टारगेट किया। और काबुल में जो ये एम्यूनेशन डिपो है जो फिनिक्स बेस के ऊपर था, जो किसी जमाने में नेटो के इस्तेमाल में रही, वहां पे जब हमने स्ट्राइक की है तो पूरे काबुल में जो फ्यूम्स हैं, जो शोले उड़ रहे हैं और जो सब्सीक्वेंट धमाके हुए, क्योंकि वहां पर बारूदी मवाद था, वहां पर एम्यूनेशन पड़ा था, असला पड़ा था, तकनीकी आलात पड़े थे, तो ये तो इस बात का सबूत है कि वहां एम्यूनेशन रखा गया था और हमने एम्यूनेशन डिपो को जो है वो टारगेट किया है। अब एक बात जरूर मैं कहूंगा कि जो दहशतगर्द भी ये इस्तेमाल करते हैं हमलों में, वो तमाम जो हैं वो ड्रग एडिक्ट होते हैं। ऑल ड्रग एडिक्ट्स आर नॉट सुसाइड बॉम्बर्स बट ऑल सुसाइड बॉम्बर्स आर ड्रग एडिक्ट्स। तो देखिए ये डेपो को जो अटैक किया गया है, हमने एविडेंस भी दिया, तो अफगान तालिबान रेजीम को चाहिए कि वो होश के नाखून ले और ये प्रोपेगेंडा छोड़ दे, क्योंकि अब उनकी बात कोई नहीं मान रहा। और साहब साथ में एक और जंग हो रही है जिसमें अभी तक पाकिस्तान का जो किरदार रहा है वो, अगर अमेरिका और इसराइल ने हमले किए ईरान पर, पाकिस्तान ने उसकी भी मजम्मत की, खामनाई की शहादत की भी मजम्मत की। अगर ईरान की तरफ से दोस्त ममालिक पर हमले हुए, पाकिस्तान ने उस पर भी आवाज़ उठाई है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ उनसे मुलाकात होती है। अभी तक जो ईरान के सऊदी अरब या दीगर ममालिक पर हमले हैं उसका जवाब इन ममालिक ने नहीं दिया, सऊदी अरब ने भी नहीं दिया। मगर अगर जवाब दिया जाता है, ये सूरत हाल एस्केलेट करती है, तो पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? और ये जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान की और फील्ड मार्शल की क्राउन प्रिंस से सऊदी अरब में, इसमें क्या कोई डिमांड रखी गई है पाकिस्तान से? देखिए मैं पहली बात तो ये है कि सफारती महाज पे पाकिस्तान आपको बहुत रेलेवेंट नजर आएगा, बड़े मजबूत तरीके से वो तमाम चीज़ों को आगे ले जाता नजर आएगा, वो इंगेजमेंट करता नजर आएगा। तो मैं समझता हूं कि अभी जो सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान ने जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा किया है कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो और सऊदी अरब का दौरा हो, ईरान के साथ जो खामनाई साहब की शहादत को कंडेम करना हो, नए खामनाई साहब जो उनके साहबजादे मुश्तबा आए हैं उस हवाले से पाकिस्तान का बयान हो। तो देखिए पाकिस्तान ने एक बहुत बैलेंस के साथ सारे मामलात को आगे लेके अब तक तो ऐसा ही हुआ है। और जाहिर है कल जो उनके वजीर खारजा हैं अब्बास अराक्ची साहब, उन्होंने पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान का ऑयल टैंकर भी ईरान की तरफ से गुजरने दिया गया है, दीगर चंद ममालिक के साथ इनका गुजरने दिया गया है, अब तक तो है। मगर अगर एस्केलेशन होती है, सऊदी अरब रिस्पॉन्ड करता है, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और क्या पाकिस्तान से कोई डिमांड की गई उनकी तरफ से? मैं एज मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, एक ऑनगोइंग वॉर है, मैं किसी मफरूजे पे फिलहाल बात इसलिए नहीं करना चाहता कि जब सिचुएशन आएगी पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लियर होगी, पूरी दुनिया उसको देखेगी कि पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है। बट इन दी सेंसिटिव टाइम्स जहां पे पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है, किसी फ्यूचर अजम्पशन के ऊपर टाइम से पहले कमेंट करना मेरे ओहदे को भी और मेरी पोजीशन को भी सूट नहीं करता है। मगर पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है, जो पूरी दुनिया देख रही है, जिसको आप भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो भी होगा पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा और पाकिस्तान की अलायंसेस जो हैं उनकी भी बेस्ट इंटरेस्ट में होगा। क्या आप सऊदी अरब की तरफ से कोई डिमांड की गई हालिया मुलाकात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से? देखिए उसका बड़ा एक अच्छा एलामिया जारी किया गया, हमने सॉलिडारिटी भी एक्सप्रेस की, हमने कहा हम खड़े भी हैं सऊदीया के साथ, खड़े भी रहेंगे, और बड़े अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कि बड़ी वो वार्म और कॉर्डियल मीटिंग थी। और उसका जो एलामिया जारी किया गया दोनों साइडों से वो आपने देख लिया, तो दैट वाज दैट। और उसके अंदर तमाम चीजें दर्ज थी कि हम भरपूर सॉलिडारिटी का भी इजहार करते हैं और जो अटैक्स हुए सऊदी अरेबिया पे उसको भी कंडेम करते हैं। तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमारी एक डिफेंस एग्रीमेंट है, ये सोवरेन गारंटी है, हम इसके पाबंद हैं, हम नहीं चाहते कि ये जो कुव्वत है ये इस्तेमाल किसी मुसलमान मुल्क के खिलाफ हो, मगर ऐसा वक्त हुआ तो बदकिस्मती होगी। यानी कि पाकिस्तान पाबंद है जो भी सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है, अगर ऐसा वक्त आया। जैसा मैंने कहा कि सेंसिटिव टाइम्स है, वक्त से पहले किसी भी पॉलिसी को डिक्लेयर करना, किसी भी स्ट्रैटेजी को डिक्लेयर करना, मैं समझता हूँ कि ये उसका फोरम नहीं है। और पाकिस्तान जो है अपने तमाम दोस्त ममालिक के साथ वेल एंगेज्ड है और बड़ी अच्छी मीटिंग रही क्राउन प्रिंस के साथ। पूरी दुनिया ने उसके विजुअल्स भी देखे, उसका एलामिया भी देखा, सऊदी मीडिया ने भी जो है बताया कि पाकिस्तान ने सॉलिडारिटी का इजहार किया है और एक अज़म का इरादा किया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो मैं वक्त से पहले कोई भी ऐसी चीज
जो फॉरेन पॉलिसी को जेपरडाइज करती हो तो या साहब कोई इतना बताएगा कि शुरू में पाकिस्तान दोनों तरफ एक्टिव हुआ कि हमले कम हो। इसहाक डार साहब ने बात बताई भी कि हम एक्टिव थे, दोनों तरफ बात कर रहे थे, शटल डिप्लोमेसी कर रहे थे, जिसकी वजह से हमले कम भी हुए। अब बहरहाल हमले हो रहे हैं और सऊदी अरब के ऊपर भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो क्या डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान दोनों को एंगेज कर रहा है कि टेम्परेचर नीचे आए या वो वक्त गुजर गया? देखिए, रूटीन में जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उस पर राब्ते रहते हैं तमाम दोस्त ममालिक के साथ। आपने देखा कि वज़ीर आज़म के लेवल पे भी तमाम दोस्त ममालिक के सरबराह खान से भी बात हुई और ना सिर्फ बातचीत हुई बल्कि एंगेजमेंट भी हुई। इसी तरह वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब कॉन्स्टेंटली एंगेज रहते हैं दोस्त ममालिक के साथ और तमाम खित्ते के ममालिक के साथ। तो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक जो रोल है वो इस सूरत में कि हमारा राब्ता ज़रूर है, हमारी एंगेजमेंट ज़रूर है, वो रहता है और वो रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया वज़ीर इत्तलात को आपने सुनी। इस सब के दरमियान जब अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे थे, दोनों मुज़ाकरात में बरतानिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी मौजूद थे और उन्होंने अब हक़ाइक़ सामने रख दिए हैं कि असल में कितना बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया था। ईरान कितनी सारी चीज़ों के लिए मान गया था, उसके बावजूद इसराइल के कहने पर अमेरिका ने जंग छेड़ी। हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे, अहम बात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। बरतानिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जोनाथन पावल ने भी जेनीवा में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में शिरकत की थी और अब बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने इस हवाले से मालूमात शेयर कर दी हैं जो सदर ट्रंप और नेतन्याहू की ईरान जंग पर मज़ीद सवालात उठा रही हैं। दी गार्डियन के मुताबिक अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में मौजूद बरतानिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जोनाथन पावल के मुताबिक ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका को इतनी बड़ी पेशकश कर दी थी कि जो इस जंग को रोकने के लिए काफ़ी थी। जोनाथन पावल के मुताबिक ईरान ने जो पेशकश की वो उनके लिए हैरानकुन थी और उन्हें लगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में बहुत बड़ी पेशरफ्त हो गई है और फिर जेनीवा में होने वाले इन मुज़ाकरात में ये भी तय हो गया कि आइंदा वियना में इस हवाले से टेक्निकल मुज़ाकरात होंगे और वियना में 2 मार्च को इन मुज़ाकरात की तारीख भी तय हो गई। मगर फिर 2 दिन बाद 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक 3 ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जोनाथन पावल ईरान और अमेरिका के जेनीवा में होने वाले मुज़ाकरात में मौजूद थे और वो जो बात कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं। बरतानिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की इन मुज़ाकरात में मौजूदगी ही की वजह से बरतानवी हुकूमत ने अमेरिका की ईरान जंग में शमूलियत से हिचकिचाहट दिखाई, जिससे अमेरिका और बरतानिया के ताल्लुकात में बहुत खराबी आई। बरतानिया को ईरान की तरफ से ऐसा कोई ख़तरा ही नज़र नहीं आया कि या तो वो न्यूक्लियर हथियार बना लेगा या फिर फौरी तौर पर यूरोप पर हमला कर देगा। ये पहली दफ़ा है कि ये बात मंजर आम पर आई है कि बरतानिया ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में बराह रास्त शामिल था और यह फैसला करने की पोजीशन में था कि जंग से पहले सिफारतकारी और मुज़ाकरात के ऑप्शन को पूरी तरह इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया है। इसलिए बरतानिया ने यह महसूस किया कि अमेरिका और इसराइल का ईरान पर हमला गैर कानूनी है, क्योंकि मुज़ाकरात में मौजूद बरतानिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जोनाथन पावल समझते थे कि मुज़ाकरात के जरिए हल निकल आएगा और ईरान अमेरिका को ये यकीन दहानी करा देगा कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं हासिल करना चाहता। और जंग शुरू होने के बाद से सदर ट्रंप मुसलसल बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर पर अब तनकीद कर रहे हैं कि बरतानिया अमेरिका के साथ इस जंग में शामिल क्यों नहीं हुआ। दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी हुकाम के मुताबिक वो इस बात से मुतासिर हुए कि ईरान इस मुआहदे को मुस्तकिल बनाने के लिए भी तैयार था और इस बात पर भी कि 2015 के मुआहदे के बरक्स इसमें कोई डेडलाइन या ऐसी शिकें नहीं होंगी जिनके तहत प्रोग्राम पर आयद पाबंदियां वक्त गुजरने के बाद ख़त्म हो जाएंगी। ईरान ने यह भी कबूल कर लिया था कि वो इंतहाई अफजोदा यूरेनियम के 400 किलोग्राम के ज़ख़ीरे को ईरान के अंदर ही बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी में कम अफजोदा दर्जे में तब्दील कर देगा। ईरान इस बात पर भी मान गया था कि मुस्तक़बिल में इंतहाई अफजोदा यूरेनियम के ज़ख़ायर जमा नहीं किए जाएंगे। मुज़ाकरात के आखिरी इजलास में ईरान ने मुल्की सतह पर अफजोदगी के अमल को 3 से 5 साल के लिए रोकने पर रजामंदी भी जाहिर कर दी थी, लेकिन अमरीकी वफ्द ने फिर ट्रंप से मुशावरत के बाद 10 साल की पाबंदी का मुतालबा कर दिया। अमली तौर पर ईरान के पास अंदरूने मुल्क अफजोदगी का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि 2015 में उसके अफजोदगी के प्लांट्स पर बमबारी हो चुकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक ऐसी पेशकश भी की थी जिसे सालिसों ने मुआशी तौर पर बहुत बड़ा फ़ायदा करार दिया था, जिसके तहत अमेरिका को मुस्तकबिल के एक सिविलियन जौहरी प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका दिया जाना था। इसके बदले ईरान पर आई तकरीबन 80% मुआशी पाबंदियाँ हटा दी जाती हैं, जिनमें कतर में मुंजमद किए गए असासे भी शामिल थे, जो 2025 के मुज़ाकरात में ईरान का एक मुतालबा था। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान के सालिस का ख्याल था कि इंतहाई अफजोदा यूरेनियम का कोई ज़ख़ीरा ना रखने की पेशकश एक बड़ी पेशरफ्त है,
जिसका मतलब था कि मुआहिदा बहुत नज़दीक आ चुका था। इस बात पर मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं कि क्या जैरेड कुशनर मुज़ाकरात में यह तासुर देकर गए थे कि ट्रंप तयशुदा निकात का खैर मकदम करेंगे, या ये कि अमरीकी मुज़ाकरातकार जानते थे कि ट्रंप को जंग से रोकने के लिए कोई बहुत बड़ी पेशकश दरकार होगी। मुज़ाकरात से वाकिफ एक सिफारतकार ने कहा कि हम स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को इसराइली असासे समझते थे, जिन्होंने एक ऐसे अमरीकी सदर को उसी जंग में धकेल दिया जिससे वो बचना चाहते थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।